नमस्कार गाइज, नारुका क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम सामान्य विज्ञान की एक शाखा रसायन विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान क्या है, इसके प्रकार तथा पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, रसायन विज्ञान शब्द इजिप्ट भाषा के कीमियो शब्द से बना है। इसका मतलब होता है ब्लैक कलर या काला रंग। इसके अलावा रसायन विज्ञान ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से भी बना है। कीमिया शब्द से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, KHIMIA। ये वर्ड रसायन विज्ञान का आरंभिक रूप है, यानी कि ये जो ग्रीक भाषा का कीमिया शब्द है, इसका मतलब होता है धातु निर्माण। यानी कि ये जो कीमियागर कहलाते थे, और ये जो कीमियागर थे ये सस्ती धातुओं से सोना बनाना चाहते थे। यानी कि ग्रीक के जो लोग थे जिन्हें कीमियागर कहा जाता था, ये लोग सस्ती धातु से सोना बनाना चाहते थे। इसके अलावा ये लोग एक ऐसा पदार्थ बनाना चाहते थे जिससे वो हमेशा अमर हो जाएं, या यानी कि कभी बूढ़े ना हो, हमेशा जवान रहें। इसके अलावा ये लोग ऐसा पदार्थ या ऐसा द्रव या ऐसा लिक्विड भी बनाना चाहते थे जिसमें सभी धातु घुल जाएं। तो ग्रीक लोग जो थे, जो इस कला में माहिर थे, उन्हें कीमियागर कहा जाता था और इस कला को कीमिया कहा जाता था। इसके अलावा चीनी भाषा के किम शब्द से भी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि कीमियो या कीमिया या किम, इन शब्दों से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान जो है, इसमें मुख्यतः निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। द्रव का संगठन, यानी कि पदार्थ किस तरह से बना हुआ है, उसका संगठन क्या है, उसके परमाणु या कण किस तरह से व्यवस्थित हैं। इसके अलावा तापीय ऊर्जा का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर उस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यौगिकों का संश्लेषण कैसे किया जाता है। इसके अलावा अशुद्ध एवं जटिल पदार्थों से शुद्ध और सरल पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। इन सब बातों का अध्ययन रसायन विज्ञान में करते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान, इस विज्ञान में भौतिक अभिक्रियाओं के नियम व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन विज्ञान में किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन कार्बनिक रसायन विज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं और जैविक पदार्थों का अध्ययन, यानी कि प्राणियों में जो जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, इस तरह के पदार्थ हैं, उनका अध्ययन बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन विज्ञान में किया जाता है। औद्योगिक रसायन विज्ञान, इस रसायन विज्ञान में पदार्थों का औद्योगिक निर्माण करने वाले उद्योगों से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। कृषि रसायन विज्ञान, इसमें खेतीबाड़ी से संबंधित जो पदार्थ काम में आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, या मिट्टी की संरचना का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सीय रसायन विज्ञान, मेडिसिन से संबंधित रसायन विज्ञान है। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, इसमें पदार्थ की पहचान और उनकी मात्रा किस तरह से निर्धारित की जाती है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये रसायन विज्ञान के प्रकार थे। नेक्स्ट, अब हम शुरुआत करेंगे। अभी तक तो हमने रसायन विज्ञान के बारे में जाना। अब रसायन विज्ञान में जो पहला टॉपिक आता है वो होता है द्रव्य या पदार्थ। देखिए, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लेता है, लेकिन हमारे दिमाग में एक परफेक्ट परिभाषा बहुत कम रहती है, जैसे हम पदार्थ के बारे में एक सही जानकारी दे सकें। तो आज हम सीखेंगे कि पदार्थ क्या है, हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं पदार्थ को, कैसे बता सकते हैं दूसरों को कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ की सीधी सी परिभाषा है कि पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है। द्रव्य जो होता है स्थान घेरता है। द्रव्य जो होता है उसका निश्चित द्रव्यमान होता है।
द्रव्य दाब लगा सकता है, द्रव्य भौतिक प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है और द्रव्य में जड़ता का गुण पाया जाता है। यानी कि अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो जिस वस्तु को हम देख पाते हैं या जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, हम हमारे चारों तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है वो पदार्थ है। ये जिस वस्तु को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ है। जैसे कि यूँ एक संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जो दाब लगा सकती हो, जिसका भौतिक प्रतिरोध हो और जिसमें जड़त्व का गुण हो, वह पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हम एक बहुत बड़े से पत्थर के बारे में विचार करें कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा पत्थर है। अब ये पत्थर है, इसने स्थान घेरा हुआ है। कोई भी पत्थर को आप देखोगे तो वो जगह घेरता है, इसमें वजन है, इसका द्रव्यमान है, ये जितना भी द्रव्यमान है इसमें मास है, ये दाब लगा सकता है। यदि आप इस पत्थर को उठाओगे या अपने सिर पे रखोगे या किसी स्पंज पे इस पत्थर को रखोगे तो वो स्पंज को दबा देगा। दैट मीन्स ये पत्थर दाब लगा सकता है, इसका भौतिक प्रतिरोध होता है और जब तक आप इसे छेड़ोगे नहीं ये पत्थर यहीं पर रहेगा, यानी कि इसमें जड़त्व का गुण है। इसका मतलब ये जो पत्थर है ये क्या है, एक पदार्थ की श्रेणी में आ जाता है। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसे आप देखते हो वह पदार्थ है। सीधी सी बात है, इस तरह से तो हम कह सकते हैं, लेकिन सिंपली यदि कोई एक परिभाषा टाइप में पूछ ले या पदार्थ की साइंटिफिक डेफिनेशन पूछ ले या साइंस के रूप में पदार्थ को कैसे समझाएंगे हम, ये पूछ ले तो आप कहोगे कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो, जो दाब लगा सकती है, जिसका भौतिक प्रतिरोध हो और जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है, वो पदार्थ कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं या पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, पदार्थों को दो तरह से विभाजित किया जा सकता है। एक तो भौतिक संगठन के आधार पर हम पदार्थों को विभाजित कर सकते हैं। भौतिक संगठन यानी कि वो बाहर से किस तरह से नज़र आ रहा है, उसका फिजिकल संगठन क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह की है। तो इस आधार पर हम द्रव्यों के प्रकार, देखिए द्रव्यों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक भौतिक संगठन के आधार पर और दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। यानी कि पदार्थों का भौतिक संगठन क्या है, इस आधार पर भी हम पदार्थों को बांट सकते हैं और उनका रासायनिक संगठन क्या है, इस आधार पर भी हम पदार्थों को बांट सकते हैं। तो भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तीसरा प्रकार नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये होते हैं मिश्रण। तीन भागों में इनके बांटा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में कि ठोस अवस्था क्या है। देखिए, ठोस अवस्था में पदार्थों में निम्न गुण, कोई भी पदार्थ ठोस है तो उसमें निम्न गुण होंगे, उसका निश्चित द्रव्यमान होगा, निश्चित आयतन होगा, निश्चित आकृति होगी, अंतराण्विक स्थान। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है और बहुत सारे परमाणु, अणु या कण मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इन कणों या परमाणुओं के बीच में जो स्थान पाया जाता है, यानी कि बीच में जो गैप है, वो क्या होता है, अंतराण्विक स्थान होता है। तो जो ठोस होते हैं उनमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल पृथक्करण बल से अधिक होता है। देखिए, अब इन परमाणुओं के बीच में दो बल लगते हैं। एक बल तो इनको आपस में खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा बल इनको एक दूसरे से दूर हटाने की कोशिश कर रहा है। तो दो बल लगते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल और इनका सेपरेशन फोर्स। तो जो इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, इनमें परमाणुओं के बीच में, वो पृथक्करण बल से बहुत अधिक होता है। इसलिए ये कण जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं
और बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो गति नहीं कर सकते। ठोस में ये जो कण हैं ये गति नहीं कर सकते, चाहे जहाँ नहीं जा सकते। ये अपने स्थान पर केवल कंपन कर सकते हैं। ये जो ठोस में ये कण हैं ये गति नहीं कर सकते, ये केवल अपने स्थान पर दोलन कर सकते हैं, चारों तरफ दोलन कर सकते हैं। इसलिए जो ठोस होते हैं उनमें केवल कंपन होता है, वो उनके कण इधर से उधर नहीं भाग सकते। ठोस जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, क्योंकि कण बहुत पास होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अधिक सघन होते हैं और बहुत अधिक उच्च आकर्षण बल के कारण इनके जो गलनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वो भी काफ़ी हाई होते हैं। तो ठोस के बारे में अब आप समझ गए होंगे कि ठोस क्या है। ठोस पदार्थ जो होंगे उनका निश्चित द्रव्यमान होगा, उनका मास निश्चित होगा, उनका आयतन भी निश्चित होगा, यानी कि उन्होंने कितने आयतन या कितनी जगह घेरी हुई है वो भी निश्चित होगा, उनकी आकृति निश्चित होगी, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होंगे, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होगा, पृथक्करण बल कम होगा। अब ये भी कण गति नहीं कर पाएंगे, लेकिन माध्य स्थिति के चारों तरफ दोलन कर सकते हैं। ठोस जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, वो बहुत अधिक सघन होते हैं और उनमें उनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। आप एक पत्थर की कल्पना कर सकते हैं, आप एक लकड़ी की कल्पना कर सकते हैं, आप एक लोहे की किसी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं, वो ठोस है। तो लोहा, लकड़ी, पत्थर ये ठोस पदार्थ हैं। नेक्स्ट, ठोसों का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है। ठोसों को हम किस तरह से बांट सकते हैं। तो जो ठोस होते हैं इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल में कणों का क्रम से व्यवस्थित होता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो कण होते हैं, मैंने जैसे बताया कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है और ठोस में कण बिल्कुल पास होते हैं। तो कण जो होते हैं उनका क्रम सुव्यवस्थित होता है, एक निश्चित व्यवस्था होती है और उसी क्रम के अनुसार सारे कण व्यवस्थित होते हैं। तो इस तरह के जो ठोस होंगे वो क्रिस्टलीय ठोस होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, हीरा और ग्रेफाइट। अब देखिए ठोस जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक और समदैशिक, ये दैशिकता क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए तो जो भौतिक गुण हैं जैसे कि अपवर्तनांक है, विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता है और यांत्रिक सामर्थ्यता है, ये एक गुण होते हैं ठोसों में। क्या क्या होते हैं। एक तो होता है अपवर्तनांक, एक होता है विद्युत और ऊष्मा की चालकता और तीसरा होता है यांत्रिक सामर्थ्य। यांत्रिक सामर्थ्य। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों में इन तीनों चीज़ों को अलग अलग दिशाओं से नापें, अलग अलग दिशाओं से, तो इन तीनों के मान अलग अलग आते हैं। अपवर्तनांक, चालकता और यांत्रिक सामर्थ्य क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशा से मापने पर अलग अलग आते हैं। इसलिए ये जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं, याद रखना ये विषमदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की जो व्यवस्था होती है वो अनियमित होती है। क्रिस्टलीय ठोस में ये क्रम सुव्यवस्थित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में ये क्रम सुव्यवस्थित नहीं होता, अनियमित होता है। जैसे कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं। इसलिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें आभासी या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। जो कांच होता है उसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कांच होते हैं ये हम देखते हैं कि समय के साथ बहते हैं। द्रव का क्या गुण होता है कि वो फ्लड होते हैं, वो बहते हैं। तो कांच भी समय के साथ बहता है, इसलिए कांच ऊपर से पतला हो जाता है और समय के साथ उसके नीचे के किनारे मोटे हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने फ्लो किया हो, बहा हो, बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए इन्हें आभासी या अतिशीतित द्रव कहा जाता है।
अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं, यानी कि उनमें किसी भी दिशा से मापने पर अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य और विद्युत और ऊष्मा की चालकता किसी भी दिशा से मापने पर समान आती है। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था। ठोस अवस्था पढ़ी, अब हम द्रव अवस्था पढ़ेंगे। अब द्रव अवस्था देखिए क्या होती है। द्रव अवस्था जो होती है, द्रव अवस्था में आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे पानी है, आप उसे गिलास में डालोगे वो गिलास जैसी आकृति धारण कर लेगी। आप उसे मग में डालोगे वो मग जैसी आकृति धारण कर लेगी। आप उसे बाल्टी में डालोगे वो बाल्टी जैसी आकृति धारण कर लेगी। तो कोई आकृति निश्चित नहीं होती। आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है। पात्र की आकृति कुछ भी हो, ऊपरी सतह सदैव समतल होती है, यह बात भी ध्यान रखनी है। आकृति चाहे कुछ भी हो लेकिन द्रव की जो ऊपरी सतह होगी वो हमेशा समतल होगी। द्रव जो होते हैं वो बहते हैं, इसलिए इन्हें तरल भी कहा जाता है। द्रव के कणों में पर्याप्त गति होती है। ठोस के कण गति नहीं करते लेकिन द्रव के कण पर्याप्त गति करते हैं। अंतराण्विक बल बहुत कम प्रबल होते हैं। इनमें अंतराण्विक बल बहुत कम प्रबल होते हैं, यानी कि प्रबल तो होते हैं लेकिन कम प्रबल होते हैं। ठोसों की अवस्था में कम प्रबल होते हैं, इसलिए इनके जो कण होते हैं वो ठोस की अवस्था में थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी कि अंतराण्विक जो स्थान होता है वो ठोसों से अधिक होता है। तो ये द्रव के गुण होते हैं। अब बात आती है गैस अवस्था की। तो गैस अवस्था क्या होती है, देखिए गैस अवस्था में आकृति निश्चित नहीं होती, जैसे द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, इसीलिए गैस की भी आकृति निश्चित नहीं होती। इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन गैस में आयतन भी निश्चित नहीं होता, आकृति भी निश्चित नहीं होती। अंतराण्विक बल बहुत दुर्बल होते हैं, बहुत ही दुर्बल होते हैं। अंतराण्विक जो स्थान होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, इसलिए गैस जो होती है, गैस का एक प्रमुख गुण होता है ये कि गैस के जो कण होते हैं वो पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं, यानी कि जिस पात्र में गैस भरी हुई है, ठीक है, ये मान लीजिए कण है, तो यह पात्र की दीवारों पर चारों तरफ क्या डालेगा, दाब डालेगा। इसे हम क्या कहते हैं, गैसीय दाब कहते हैं, और ये गैसों का प्रमुख गुण होता है। इसके अलावा भी हमने ठोस, द्रव और गैस पढ़ी, इसके अलावा भी दो और पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेंस, जो कि ताप और दाब की चरम अवस्थाओं पर हमें प्राप्त होती हैं। इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे।